Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. So dear student, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि क्लास 9th में आपके हाफिलीज तो आई गेस ख़त्म हो चुके होंगे और ऑल ओवर NCERT ने आपके हाफिली में बहुत साथ दिया था, आपको डिफरेंट टाइप के बहुत यूज़फुल वीडियोस प्रोवाइड करवा कर। आज डियर स्टूडेंट हम लोग आपके हाफिली से आगे का कोर्स क्लास 9th का कराने वाले हैं ताकि हमारा कोर्स टाइम पे ख़त्म हो जाए और हमें रिविजन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिले। तो मैं आपको MCQs भी कराऊंगी, हर चीज़ कराऊंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर के साथ। एंड वी हैव अ चैप्टर वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर डियर स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड यू आर गोइंग टू लाइक इट सो मच। सो डियर स्टूडेंट, सोशल साइंस में मेन बात ये होती है कि आपको जो चैप्टर्स होते हैं वो डिटेल्ड पढ़ने पड़ते हैं फ्रॉम द बुक। ओके, दिस इज़ द मेन की पॉइंट। अगर आप लोग चैप्टर सिर्फ बुक से ही पढ़ोगे ना, सोशल साइंस के पेपर में कॉपी नहीं खोलोगे, NCERT सॉल्यूशंस आपको अपने आप आ जाएंगे। मैं बोल रही हूँ बुक से लेंगे 15-20 टाइम्स आपको अच्छी तरह से रीडिंग लगानी पड़ती है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ओवरव्यू से स्टार्ट करेंगे। डेमोक्रेसी इज़ नॉट जस्ट अबाउट पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स। इन अ डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी द रूलर्स हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड प्रोसीजर्स। तो देखो भाई, हम लोग कौन सी कंट्री में रहते हैं? हम लोग ऐसी कंट्री में रहते हैं जो कि डेमोक्रेटिक है और डेमोक्रेटिक कंट्री है। सो ये बात तो डियर स्टूडेंट आपके मन में साफ क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में रूलर्स जो है अपने मन से रूल नहीं करते हैं, उनको भाई क्या करनी होती है, उनको कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं ना। तो भाई डेमोक्रेसी सिर्फ इधर तक ही सीमित नहीं है कि लोगों ने जो है अपने रूलर्स को इलेक्ट किया। डेमोक्रेसी डियर स्टूडेंट तब रोल प्ले करती है जब जो रूलर्स हैं उनको रूल्स और प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं, वो अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। ये चीज़, ये की पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दे हैव टू वर्क विद इन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब उनको इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करना पड़ता है। किस टाइप के इंस्टीट्यूशंस है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। दिस चैप्टर इज अबाउट वर्किंग ऑफ सच इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी, ठीक है। इट्स वर्किंग ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस इन डेमोक्रेसी। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बाय लुकिंग एट द मैनर इन विच द मेजर डिसीजन आर टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन आर कंट्री, ठीक है। हम लोग जो है ये चैप्टर में समझने वाले हैं कि किस तरह मेजर डिसीजन टेके जाते हैं, किस तरह मैनर होता है उनका टेकना, क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं। और हम लोग ये भी देखेंगे डियर स्टूडेंट्स कि इनको हमारी कंट्री में इम्प्लीमेंट कैसे करवाते हैं। यानी कि अगर आपने कोई ऑर्डर दिया तो वो सिर्फ ऑर्डर देने तक ही सीमित नहीं है, आपको उसको पूरे राज्य में इम्प्लीमेंट कराना है। दैट्स द मेन की पॉइंट कि आपको जो है राज्य में इम्प्लीमेंट कराना, तो आप इम्प्लीमेंट कैसे कराओगे, है ना। ऑर्डर तो कोई भी दे देता है, बट जो जनता है उसको फॉलो कर रही है, दैट इज़ द मेन केस, राइट। अब देखो डियर नेक्स्ट क्या है, वी ऑल्सो लुक एट हाउ डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग दीज डिसीजंस आर रिजॉल्व। यानी कि ये डिसीजन से रिगार्डेड जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो किस तरह सॉल्व होते हैं। द प्रोसेस वी कम अक्रॉस 3 इंस्टीट्यूशन दैट प्ले अ की रोल इन मेजर डिसीजंस आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये जो प्रोसेस होती हैं ये जो है बहुत ज़्यादा की रोल प्ले करती हैं मेजर डिसीजन में। कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, है ना। तो ये सारे हम लोग देखने वाले हैं। लेजिस्लेचर तो कौन लोग हो गए डियर स्टूडेंट? जो लॉ वगैरह बनाने, है ना। अब एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट कराएंगे लॉ को, वो सारी चीज़ें। जुडिशरी क्या है? जुडिशरी भाई कितने क्राइम्स होते हैं, अब जुडिशरी चाहिए हमें देखने के लिए। तो ये जो 3 चीज़ें हैं इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सिविक्स, जो आपको सीखना ज़रूरी है। यानी कि अगर सिविक्स में आपको ये 3 चीज़ें ही नहीं पता है कि भाई लेजिस्लेचर क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, जुडिशरी क्या है, सो यू कैन नॉट गो ऑन विद सिविक्स। सो ये मैंने आपको बता दिया, सिविक्स या फिर सोशल स्टडीज़ जो भी आप लोग बोलते हो सिविक्स को, पॉलिटिकल साइंस क्लास 9 से, वो चीज़ आपको नहीं आएगी अगर ये 3 चीज़ें आपको अच्छी तरह नहीं आती, है ना। इंटरेस्ट आपको जगाना पड़ेगा इसमें। You have already read something about these institutions in earlier classes. Here we shall quickly summarize those and move on to asking larger questions, ठीक है। In case of each institution we ask what does this institution do, how is this institution connected to other institution, what makes its functioning more or less democratic. The basic objective here is to understand how these institutions together carry on
on the work of government. Sometimes we compare these with similar institutions of other democracies. ठीक है. In this chapter we take examples of the working of national level government called central government, union government, or just government of India. While reading the chapter you can think of and discuss the examples from the working of government in your state. अब देखो डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है आपने ऑलरेडी किसके बारे में पढ़ा है, आपने ऑलरेडी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपकी छोटी क्लासेस में पढ़ा है. यहाँ पे हम क्विकली समराइज करेंगे क्योंकि देखो छोटी क्लास 8 तक आपने ऑलरेडी पढ़ा है इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में, बट वी विल क्विकली समराइज क्योंकि देखो पार्लियामेंट क्यों चाहिए, व्हाट इज़ पार्लियामेंट, ये सारी चीज़ें आप क्लास 8 में पढ़ चुके हो, है ना. बट वी विल क्विकली समराइज इन दिस क्लास. एंड व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग कि हम लोग पूछेंगे कि भाई ये इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, ये कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और कैसे जो है उसकी फंक्शनिंग को मोर या लेस डेमोक्रेटिक कहा जाता है. तो बेसिक ऑब्जेक्टिव जो हमारा है पूरा अंडरस्टैंड करने का वो ये है कि इंस्टीट्यूशन जो है एक साथ कैरी करते हैं कैसे वर्क ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि इसमें हम देखने वाले हैं वर्क की सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे काम करती है, नेशनल लेवल गवर्नमेंट जो होती है, और जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है या फिर जो हमारी स्टेट लेवल गवर्नमेंट होती है वो कैसे काम करती है. दिस इज सम ऑफ द थिंग दैट वी आर गोइंग टू लुक इन दिस चैप्टर. तो ओवरव्यू तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, अब आ जाते हैं हाउ इज़ अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन. ठीक है, तो भाई मेजर पॉलिसी डिसीजन कैसे लिया जाता है, सबसे पहला टॉपिक हमारा यही है. अब इन्होंने सबसे पहले लिखा है अब गवर्नमेंट ऑर्डर. ठीक है, अब देखो मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, मेजर पॉलिसी जो डिसीजन होता है वो कैसे लिया जाता है ये हमें अब समझना पड़ेगा. ठीक है, अब देखो हम लोग डिस्टेंस को किस तरह समझते हैं. ठीक है, सिंपल है बट मेन की पॉइंट डिस्टेंस ये रहेगा कि आपको एसएसटी में जो है अपना थोड़ा सा इंटरेस्ट अगर आप लोग जगाओगे तो नो डाउट एसएसटी आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी एंड यू विल नोटिस इवेंचुअली बाय योरसेल्फ दैट मैम पहले तो हमें एसएसटी से बिल्कुल नफरत थी बट नाउ वी आर वी लाइक एसएसटी सो मच, यू विल से लाइक दिस. ठीक है, दिट्स माई गारंटी. तो आप देखो डिस्टेंस सबसे पहला जो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन चैप्टर है आपका, ये आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालो क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ. एंड इफ़ यू आर वेरी कीन टू नो अबाउट दिस पॉइंट यू विल डेफिनेटली नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स. ठीक है, नोट्स भी ले लोगे आप साथ में. ठीक है, हाउ द मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन. तो अब क्या लिखा है, द गवर्नमेंट ऑर्डर ऑन अगस्त 13, 1990. अब देखो डिस्टेंस यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि अगस्त 13, 1990 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड अ ऑर्डर. अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इन्होंने एक ऑर्डर इशू करा. ठीक है, इशूड अ ऑर्डर, इट वाज कॉल्ड ऑफिस मेमोरेंडम. ठीक है, ऑफिस मेमोरेंडम. ठीक है, ऑफिस मेमोरेंडम ये ऑर्डर था. लाइक ऑल गवर्नमेंट ऑर्डर्स इट हैज़ अ नंबर नोन बाय दैट ओ. ठीक है, नंबर नोन बाय दैट ओ एम. ठीक है, नो तो मतलब ओ एम नो. तो इस तरह से इन्होंने नंबर बोला है. ठीक है, जैसे ये नंबर है. ठीक है, 36012 और फिर 36012 फिर /31 देन /90 डैश EST CSSCT dated 13 August 1990. The Joint Secretary and officer in the Department of Personnel and Training in Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions signed a order. It was quite short, barely one page. It looked like any ordinary circular or notice that you may have seen in the school. The government issued hundreds of orders every day on different matter, but this one was very important and became the source of controversy for several years. Let us see how the decision was taken and what happened later. यानी कि देखो डिस्टेंस सबसे पहले क्या हुआ, गवर्नमेंट का ऑर्डर देखो अगस्त 13 को 1990 में जो गवर्नमेंट इंडिया थी उन्होंने इशू करा एक ऑर्डर, और इस ऑर्डर का नाम क्या था, इसका नाम था ऑफिस मेमोरेंडम. ठीक है, अब देखो जैसे सारे गवर्नमेंट ऑर्डर्स होते हैं, अब देखो गवर्नमेंट जितने भी गवर्नमेंट ऑर्डर्स होते हैं सबके पास एक नंबर होता है. ठीक है, तो इसके पास भी एक नंबर था, तो वो नंबर इन्होंने आपको नाम बताया. ठीक है, अब ये लोग क्या बोलते हैं नेक्स्ट चीज़, ये लोग बोलते हैं कि भाई इस तरह था और उसमें डेट लगी थी कि 13 अगस्त 1990 बिकॉज इस दिन वो ऑर्डर किया गया था. तो जो जॉइंट सेक्रेटरी थी
ठीक है। जॉइंट सेक्रेटरी थी, उन ऑफिसर था एन ऑफिसर इन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री पर्सनल। ये जो था आपका इस और पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड द पेंशंस साइंड ऑर्डर, इन्होंने जो है ऑर्डर साइन करा। इट वॉज क्वाइट अ शॉर्ट, ये बहुत छोटा था और एक ही पेज का था, ठीक है। जैसे ऑर्डिनरी सर्कुलर और नोटिस जो कि आपने अपने स्कूल में देखा होगा, एक पन्ने का होता है ना, सेम उसी तरह ऑर्डर भी था। तो गवर्नमेंट जो है हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर एवरी डे जो है ऑर्डर करती है, ठीक है। और डिफरेंट मैटर में, कोई किसी एक मैटर में होगा, कोई दूसरे मैटर में होगा। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, मतलब गवर्नमेंट जो होती है डिस्ट्रिक्ट में, एक वो रोज़ जो है डिफरेंट ऑर्डर्स करती रहती है डिफरेंट मैटर्स में, ठीक है। लेकिन जो ये ऑर्डर था ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट था और ये कहीं ना कहीं किस चीज़ का सोर्स बन गया, कंट्रोवर्सी का सोर्स बन गया, यानी कि इसमें जो है बहस होने लगी और कुछ इसमें तालमेल सही नहीं बैठे, ठीक है। सो लेट अस सी हाउ द डिसीजन वर टेकन एंड व्हाट हैपेंड द लेटर। तो मतलब इस तरह का आपका ऑर्डर है, ये देखो जैसे नंबर होता है सबके पास वैसे ही इसमें भी नंबर है, देखो OM नंबर इतना, ठीक है। ईस्ट SCT, ठीक है। नो नहीं है, हाँ ये नंबर है, ठीक है। मैंने नो पढ़ दिया था गलती से, सॉरी फॉर डैट, बिकॉज इन्होंने जो है ना नंबर नीचे लिखा था, सो आई वॉज बिट कन्फ्यूज, ओके। तो उसके बाद इन्होंने जो है सब्जेक्ट लिखा है, तो 27% रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज, यानी कि 27 रिजर्वेशन मिलेगा। रिजर्वेशन जो कॉन्सेप्ट है आपने इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा है, राइट। तो रिजर्वेशन मिलेगा सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को सिविल पोस्ट या सर्विसेज में। तो ऑर्डर ने क्या लिखा है, इन अ मल्टीपल indulating society like ours, early achievement of objective of social justice has unshrinked in the constitution is a must, ठीक है। Second backward classes commission called Mandal Commission was established by the government with the purpose in the view which was submitted in its report to the government of India on 31st December 1980, ठीक है। तो मतलब ये ऑर्डर जो है आपका दिया गया, ठीक है। 27 रिजर्वेशन होना चाहिए सिविल पोस्ट में, ये इस चीज़ का जो है ऑर्डर दिया गया है और ये जो है साइन किया गया है। तो मतलब इस तरह से आपके जो है ऑर्डर दिए जाते हैं, ठीक है। ऑर्डर दिए जाते हैं और लास्ट में जो है साइन कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये है आपका हाउ द मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन। अब देखो बाद में क्या हुआ, बाद में वाला भी पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। तो अब बाद में इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है द ऑर्डर अनाउंस अ मेजर पॉलिसी डिसीजन। ऑर्डर अनाउंस अ मेजर पॉलिसी डिसीजन, ठीक है। अब ऑर्डर में क्या लिखा था, एक मेजर पॉलिसी डिसीजन तो लिखा था भाई, 27 रिजर्वेशन आपको सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को देनी है, तो देनी है सिविल पोस्ट और सर्विसेज में, ठीक है। 27% उनके लिए रिजर्व रहेगा, है ना। इट सेड दैट 27% ऑफ द वैकेंसी इन सिविल पोस्ट एंड द सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर रिजर्व फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जो इसको हम लोग कहते हैं CEBC, ठीक है। अब जो CBEC इज द अनदर नेम फॉर दोज पीपल हु बिलोंग टू कास्ट दैट आर कंसिडर्ड बैकवर्ड बाय द गवर्नमेंट, बट वो एजुकेशनली अगर देखा जाए तो उन्होंने एजुकेशन फुलफिल करी है, वो एजुकेटेड हैं, बट द रीज़न इज दैट दे आर नॉट गेटिंग द जॉब्स, ओके। सो द बेनिफिट ऑफ जॉब रिजर्वेशन वॉज टिल देन अवेलेबल ओनली टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। लेकिन अब अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है OBC जो है उनके लिए भी अवेलेबल है, यानी कि अब वो भी जो है उनको भी जॉब्स मिलनी चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। नाउ न्यू थर्ड कैटेगरी कॉल्ड SEBC वॉज इंट्रोड्यूस। SEBC स्टैंड्स फॉर SEBC stands for dear students socially and educationally backward कास्ट, ठीक है। बैकवर्ड कास्ट यानी कि जो बैकवर्ड कास्ट हैं, जो एजुकेशनली और सोशली, मतलब एजुकेशनली और सोशली जो बैकवर्ड क्लास है, यानी कि जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, उनके लिए 27% जो है रिजर्व रहना चाहिए सिविल पोस्ट वगैरह में, ठीक है। तो ये हुआ, ओनली पर्सनस हु बिलोंग टू बैकवर्ड क्लासेस वर एलिजिबल फॉर क्वार्टर ऑफ 27% जॉब, अदर कुड नॉट कम्प्लीट फॉर दीज जॉब्स, यानी कि ये जो है ऑर्डर लिया गया। अब देखो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे जो आपका पहला है वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो एज अ चैप्टर है, ये हमें क्या बताता है, कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट स्टार्ट होता है डेमोक्रेसी से, ठीक है। डेमोक्रेसी से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है ना, क्योंकि डेमोक्रेसी अगर हम इलेक्ट कर देते हैं लीडर्स, तो भाई लीडर्स इलेक्ट करने तक ही नहीं है, लीडर्स जो है वो सर्टेन रूल्स में काम करते हैं ना। लीडर्स वर्क अंडर सर्टेन रूल्स, राइट, ये चीज़ है, ठीक है। सर्टेन रूल्स में काम करेंगे, ये चीज़ है। अब जो ये चैप्टर है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट
वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर। हम लोग क्या एक्सप्लोर करेंगे डियर स्टूडेंट? हम लोग ये तो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि किस तरह वर्किंग ऑफ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये किस तरह से टेक बेस होता है, ये चीज़ तो डियर स्टूडेंट हम लोग एक्सप्लोर करेंगे इस चैप्टर में एज अ होल, इफ़ आई से, है ना। तो अब अगर डियर स्टूडेंट सबसे पहला टॉपिक अगर हमारे पास था कि हाउ इज़ अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, ठीक है। अगर मेरे पास सबसे पहला टॉपिक ये था पॉलिसी डिसीजन टेकन, तो इसमें हमने पढ़ा क्या? इसमें हमने पढ़ा कि भाई एक ऑर्डर जो था 13 अगस्त 1990 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इन्होंने ऑर्डर जो है लगाया था, ठीक है। सो दे इशूड अ ऑर्डर। सो इस ऑर्डर को हम लोग क्या कहते हैं? इशूड अ ऑर्डर नेम्ड, क्या नेम था इसका? इसका नेम था ऑफिस मेमोरेंडम, ठीक है। ऑफिस मेमोरेंडम, ठीक है। ऑफिस मेमोरेंडम इसका नाम था। और जैसे हर गवर्नमेंट ऑर्डर्स होते हैं जिनके पास नंबर्स होते हैं, इसी तरह इसी के पास भी नंबर था। सो लाइक गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैव अ नंबर इन देम। ये इनडायरेक्टली आपको बताना चाहते हैं कि गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स होते हैं उनमें एक नंबर होता है। सो गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैव नंबर विद देम, ठीक है। तो इसके पास भी था। सो दिस ऑल्सो हैज़, ओके। तो अब इसके पास जो नंबर था वो क्या था? वो नंबर था नोन नंबर क्या था? वो नंबर था आपका ऐसे स्टार्ट होता है OM नंबर 36012/31/90 EST, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो SCT डेटेड, और इसमें डेट भी लिखी थी, ठीक है। अब देखो जो जॉइंट सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी जो कि जो है ऑफिसर था, ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट था डियर स्टूडेंट? मैं ये बार बार रिपीट क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं आपको नोट्स लेने के लिए टाइम दे रही हूँ। मैं खुद भी अपनी कॉपी में नोट्स बना रही हूँ ताकि आप लोगों को जब ज़रूरत पड़े फाइनल एग्जाम्स में तो मैं आपके साथ ये शेयर कर पाऊँ। दैट्स द रीज़न वाई मैम इज़ रिपीटिंग द बार स्टेटमेंट, ओके। इज इट क्लियर? तो आप भी मेरे साथ लिखिए, दैट्स आई वॉन्ट, ओके। सो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ठीक है। पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस, ठीक है, एंड पेंशन्स, ये सब मेंशन करोगे बच्चे, ठीक है। साइन द ऑर्डर, इसने क्या करा? अल्टीमेटली इसने साइन करा ऑर्डर पे, ठीक है। साइन द ऑर्डर, दैट्स अ वेरी बिग डिस्क्रिप्शन, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया है, मतलब बहुत छोटा था, इट वॉज वेरी शॉर्ट, barely ऑफ 1 पेज, ठीक है। 1 पेज का था ये, बड़ी मुश्किल से, ठीक है, हाँ, ठीक है। और जैसे इट लुक लाइक एनी ऑर्डिनरी और सर्कुलर नोटिस, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी छोटा था, 1 पेज का था। वाई टू राइट मोर? बिकॉज दीज आर नोट्स एंड दीज आर ओनली टू रिवाइज, ओके। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट इशूड हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर एवरी डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द गवर्नमेंट इशूज़, ये आपको बताया जा रहा है, इशूज़ हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर एवरी डे, यानी कि गवर्नमेंट हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर हर रोज़ ऑर्डर करती है, ठीक है, हर रोज़ इशू करती है, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर एवरी डे, ठीक है, एवरी डे। और क्या लिखा है? ऑन अ डिफरेंट मैटर, ठीक है, ऑन अ डिफरेंट मैटर। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि भाई हर रोज़ ऑर्डर देती है बट डिफरेंट मैटर्स में देती है।
एक ही मैटर रोज नहीं घूमता फिरता है, ठीक है। सो लेकिन जो ये वाला था काफ़ी इम्पोर्टेंट था, एंड दिस बिकेम द सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी। सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी क्या बना? ये वाला जो ऑर्डर था आपका, एक्सेप्शनल केस, दिस ऑर्डर, ठीक है। अब डियर हमारा नेक्स्ट क्या लिखा है, ये ऑर्डर था किस पे, सो यू हैव टू राइट दिस ऑल्सो। सो यहाँ पे लिख दोगे आप नेक्स्ट पॉइंट कि दिस ऑर्डर अनाउंस द मेजर पॉलिसी ऑफ डिसीजन, ठीक है। दिस ऑर्डर अनाउंस मेजर पॉलिसी डिसीजन। अब ये पॉलिसी डिसीजन क्या था? ये पॉलिसी डिसीजन आपका था डियर स्टूडेंट, इट सेड दैट 27% ऑफ वैकेंसीज इन सिविल पोस्ट और सर्विस should be reserved for SEBC. What is SEBC? SEBC is socially and educationally backward caste. So you have to remember the full forms, dear student. It is generally asked in the examination in the form of MCQ. ओके, सो यहाँ पे ये चीज़ें लिखने के बाद डियर स्टूडेंट SEBC के लिए इन्होंने कंजर्व करने के लिए कहा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट? नेक्स्ट थिंग इज़ yes. So those people who belong to caste that are considered backward or by the government, the benefit of the job reservation was still मतलब तो ये आपको लिखना है कि this benefited as till there was reservation for only scheduled caste and scheduled tribe। तो ये चीज़ आप लोग मेंशन करोगे कि पहले scheduled caste and scheduled tribes। Now there is reservation for backward caste also। So they'll also get opportunity for nice job। दिस स्टेटमेंट मैंने बुक से नहीं उतारा है, मैंने आपको अपने मन से बताया है, ठीक है। हर चीज़ बुक से थोड़ा ना लिखोगे बच्चे, है ना, तो थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना है, ठीक है। अब देखो, द बेनिफिट ऑफ जॉब रिजर्वेशन वाज स्टिल अवेलेबल फॉर ओनली शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। नाउ इट इज़ अवेलेबल फॉर द दिस ऑल्सो backward caste। So a new third category was introduced। So new third category was introduced, named, क्या नेम था इस कैटेगरी का? SEBC, ठीक है बच्चे। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई ना। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट हमें दिया है कि only persons who belong to backward classes were eligible for this quota of 27% jobs, others could not complete for these jobs। यानी कि और लोग जो है इसको जॉब्स को नहीं करेंगे। तो ये तो सामने की सिंपल सी बात है, लिखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई जब ऑर्डर ने लिखा है साफ साफ कि भाई 27 रिजर्वेशन फॉर व्हाट, 27% रिजर्वेशन फॉर SEBC यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट, यानी कि ये जो ऑर्डर है ये सिर्फ उन्हीं लोगों में काम करेगा जो बैकवर्ड कास्ट है, राइट। एंड दीज आर एलिजिबल, दोज पीपल आर ओनली एलिजिबल फॉर दिस क्वाटा,
27% जॉब वाला जो है। और जो लोग हैं जो बैकवर्ड नहीं हैं, जो आपके सोसाइटी के नॉर्म्स की वजह से जो टॉप मोस्ट है, सो दे विल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर दिस 27% रिजर्वेशन। ओके, तो ये चीज़ तो समझने वाली है ना, ये तो आपको पता ही है, तो यू नीड नॉट टू बी राइट, यू हैव टू नॉट राइट दिस। ओके, सो अभी देखो यही आपका टॉपिक चल रहा है 4.1 जो है आपका मेजर पॉलिसी डिसीजन। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा गवर्नमेंट ऑर्डर के बारे में, ठीक है। अ गवर्नमेंट ऑर्डर, ये सबसे पहला हमारा इसमें शॉर्ट टॉपिक था, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑर्डर के बाद जो हमारा शॉर्ट टॉपिक इसमें आता है ना, वो बच्चा आता है आपका डिसीजन मेकर्स, ठीक है। डिसीजन मेकर, द डिसीजन मेकर्स इज़ द अनदर टॉपिक, ठीक है। डिसीजन मेकर्स अब आपका स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिसीजन मेकर्स के बारे में। सो व्हाट इज़ रिटन, हु decided to issue this memorandum? Clearly such a big decision could not have been taken by the person who signed that document. ठीक है, आप देखो भाई, जिस इंसान ने साइन करा सिर्फ उसी इंसान ने तो ये ऑर्डर जो है नहीं, डिसीजन नहीं लिया होगा कि भाई ऐसा होना चाहिए, है ना। तो ये किसने डिसाइड करा कि भाई ये जो मेमोरेंडम है ये इशू होना चाहिए, है ना। सो भाई एक इंसान तो करेगा नहीं, जिसने साइन करा उसी ने तो ये डिसाइड करा नहीं होगा कि भाई इतना बड़ा डिसीजन है सिर्फ एक इंसान ले लेगा, नहीं। The officer was merely implementing the instructions given by the Ministry of Personal and Public Grievances and the Pension, of which the department was a part. ठीक है, तो भाई we can guess that such a major decision would have involved other major functionaries in our country. You have already read in the previous classes about some of them. Let us go over some of the main points that you covered then. ठीक है, अब देखो डियर स्टूडेंट, हमें पता है कि भाई इतना बड़ा डिसीजन है तो सिर्फ एक पर्सन ने तो लिया नहीं होगा, वो तो सिर्फ एक ऐसा पर्सन है जो इसको इम्प्लीमेंट करा रहा है साइन करके, है ना, क्योंकि वो उस डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है, वहाँ का एक ऑफिसर है, तो वो सिर्फ साइन करके उस पर्टिकुलर ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करा रहा है। बट इतने बड़े ऑर्डर को लेने में बहुत सारे लोगों का हाथ लगा है, ठीक है। अब जो हमने प्रीवियस क्लासेस में जो है सम ऑफ द फंक्शनरीज हमारी कंट्रीज़ के उनके बारे में पढ़ा है, उनको फटाफट जो है हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी ऑफ द कंट्री विच इज इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग। ओके, सबसे पहला पॉइंट आप यहीं से स्टार्ट करोगे, ठीक है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट आप लोग इंट्रोडक्शन यहाँ पे डिसीजन मेकर्स वाले टॉपिक का ये लिखोगे कि टू डिसाइड एनीथिंग और टू टेक any decision, it involves large number of people. large number नहीं आप लिख दोगे many functionaries, ठीक है। functionaries of our country। और ये पॉइंट भी लिखना कि the officer who signed is implementing. It does not means that he alone has taken a particular decision, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करोगे। अब जो इन्होंने पॉइंट्स बताए दैट यू विल राइट, ठीक है। जैसे इन्होंने क्या पॉइंट बताए बच्चे, इन्होंने बताया सबसे पहला आपका कि प्राइम मिनिस्टर इज़ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट इन्होंने क्या बताया, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट सबसे पहला ये है। दूसरा इज द हाईएस्ट फॉर्मल
अथॉरिटी इन द कंट्री, ठीक है, इन द कंट्री, ठीक है, सामने आ गई। अब हम लोग लिखेंगे इसी तरह प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताया, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। देखो यहाँ पे डिफरेंस समझो बच्चे, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर डिफरेंस ये है कि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो कि बन गई है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। सेकेंड पॉइंट नेक्स्ट क्या लिखा है, एंड एक्चुअली एक्सरसाइज ऑल द गवर्नमेंट पावर, ठीक है, एक्सरसाइज ऑल द गवर्नमेंट पावर्स, ठीक है। और थर्ड पॉइंट इसमें क्या लिखोगे, ही टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन द कैबिनेट मीटिंग्स, टेक्स मोस्ट ऑफ द decisions in the cabinet meetings, ठीक है। तो इस तरह का जो है आप लोग क्या लिखोगे, आंसर्स लिखोगे। अब देखो नेक्स्ट क्या है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या देगा, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस, ठीक है। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस, ठीक है। तो अब देखो पार्लियामेंट टॉपिक डालो, पार्लियामेंट लिख क्या रखा है, लिख रखा है कि पार्लियामेंट जो है कंसिस्ट करता है प्रेसिडेंट के, ठीक है। सबसे पहले लिखोगे कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस, ठीक है, और 2 हाउसेस होते हैं। अब क्या है यहाँ पे नेक्स्ट चीज़, लोकसभा एंड राज्यसभा। अब ये 2 हाउसेस क्या हैं, ये 2 हाउसेस बच्चे आपके हैं लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा सभा एंड राज्यसभा सभा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या दे रखे, द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स। तो ये चीज़ तो आप इलेक्शन वाले इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से भी पढ़ के आए हो। द प्राइम मिनिस्टर जो है मस्ट हैव, क्या होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर के पास, मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स, ठीक है। लोकसभा मेंबर्स जो हैं उनकी मेजॉरिटी किसके पास होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के पास होनी चाहिए, ठीक है। अब लोकसभा मेंबर्स की मेजॉरिटी होगी तभी जो है प्राइम मिनिस्टर जो है बन पाएगा। समझ में आ रहा है आपको। अब डियर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया है, सो वर ऑल दीज पीपल इन्वॉल्व इन द डिसीजन रिगार्डिंग द ऑफिस मेमोरेंडम, लेट अस फाइंड आउट। तो क्या ये सारे लोग इस डिसीजन प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, लेट अस, ठीक है। जो ऑफिस मेमोरेंडम डिसीजन लिया गया था कि भाई 27% रिजर्वेशन होना चाहिए सिविल सर्विसेज या सिविल जो आपकी सर्विसेज या सिविल पोस्ट हैं इसमें फॉर CEBC यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट। तो क्या ये डिसीजन भी इन लोगों के इन चीज़ों के द्वारा लिया गया, लेट अस सी। सो द ऑफिस मेमोरेंडम वाज अ कुलिमिनेशन ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स, ठीक है। अब देखो लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स है, क्या है जैसे लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स। सबसे पहले आप पे यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई जो आपकी गवर्नमेंट है, ठीक है, क्योंकि देखो अब इतनी सारी चीज़ें इन्होंने आपको बताई तो इनमें से इनका यूज़ होगा ही, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड द सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इन 1979, यानी कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डियर स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले टॉपिक डालो इन केस ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम, ठीक है, ऑफिस मेमोरेंडम, ठीक है।
अब देखो डियर स्टूडेंट, अगर हम लोग बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस केस में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इन्होंने जो है क्या करा था, अपॉइंट करा था सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इन 1979, ठीक है। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया had appointed the second backward classes commission in 1979, ठीक है। 1979 में जो है इन्होंने सबसे पहले द सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो है क्या करा, अपॉइंट करा, ठीक है। सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, याद रखना इसको, ठीक है, इन 1979। अब देखो इट वाज हेडेड बाय बीपी मंडल, यानी कि बीपी मंडल द्वारा जो है इसको जो है हेड करा गया था। हेडेड यानी कि उनके हेड जो थे बीपी मंडल जो था पूरा एक उनका हेड था। ये जो सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था जो 1979 में अपॉइंट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, ये जो है हेडेड किसके द्वारा हेडेड किया जा रहा था, बीपी मंडल द्वारा। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस वॉज हेडेड बाय बीपी मंडल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है, हेंस इट वॉज पॉपुलरली कॉल्ड मंडल कमीशन। सो कॉल्ड मंडल कमीशन, कमीशन तभी इसको जो है कहते थे हम, कौन सा कमीशन, मंडल कमीशन, क्योंकि देखो ये जो है बीपी मंडल द्वारा जो है क्या करा था, हेडेड किया गया था, तो इसलिए इसको हम लोग पॉपुलरली क्या कहते थे, मंडल कमीशन कहते थे। था ये क्या, सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1979 में जो है अपॉइंट करा था, लेकिन क्योंकि इसको हेड करते थे बीपी मंडल, है ना, तो इसलिए इसको हम लोग पॉपुलरली क्या कहते थे, मंडल कमीशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अब नेक्स्ट है, इट वॉज आस्क्ड टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया एंड रिकमेंडेड द स्टेप्स टू बी टेकन फॉर देयर एडवांसमेंट। यानी कि ये जो है इनसे जो है कहीं ना कहीं पूछा गया था, यानी कि भाई आप डिटरमाइन करो क्राइटेरिया, ऐसे क्राइटेरिया जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं इंडिया की, और कुछ इनके लिए स्टेप लिए जाएं ताकि उनका कुछ एडवांसमेंट हो पाए, यानी कि उनके लिए कुछ हो पाए, है ना। तो ये एक चीज़ थी। तो यहाँ पे लिखोगे देवर आस्क्ड टू डिटरमाइन, ठीक है, डिटरमाइन द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, इन इंडिया एंड, ठीक है, और क्या था, एंड रिकमेंड स्टेप्स टू बी टेकन फॉर देयर एडवांसमेंट, ठीक है, उनके एडवांसमेंट के लिए। समझ में आ गया डियर स्टूडेंट आप लोगों को ये चीज़। अब नेक्स्ट क्या बोला गया इन्होंने, नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है कि द कमीशन गेव अ रिपोर्ट इन 1980, यानी जो कमीशन है उसने क्या करा था, रिपोर्ट भी दे दी थी 1980 में, ये सारी चीज़ें जो भी उनसे पूछी गई थी सब बता के, ठीक है। सो यहाँ पे लिखोगे दे गेव द रिपोर्ट इन 1980 में दे दी, एंड मेड द रिकमेंडेशन ना, ऑब्वियसली बात है कि भाई इनसे जो पूछा था वही चीज़ उन्होंने करी। सो वन ऑफ दीज वॉज, ठीक है, तो इन्होंने जो है रिकमेंडेशन लाई थी। सो यहाँ पे आप लोग लिखोगे वन ऑफ द रिकमेंडेशन
दे गेव, जो उन्होंने दी वो क्या थी डियर स्टूडेंट, कि 27% ऑफ गवर्नमेंट जॉब वी रिजर्व फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट क्लासेस। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे लिखोगे 27% रिजर्वेशन फॉर, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो SEBC, यानी कि आपको ज़बरदस्ती पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको पता है फ्रेंड्स रिजर्वेशन फॉर SEBC इन सिविल पोस्ट यानी कि यही होता है, यानी कि गवर्नमेंट से रिलेटेड। ठीक है, सिविल पोस्ट और सर्विसेज। समझ में आ गई डियर स्टूडेंट आपको ये चीज़। अब नेक्स्ट क्या लिखा है इन्होंने, द रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन वर डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट। अब देखो किसका रोल आया, सबसे पहले तो क्या करा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है सेकंड बैकवर्ड कमीशन जो है अपॉइंट करी थी, कि क्लासेस कमीशन अपॉइंट करी, बीपी मंडल ने उसको हेड कराया, इसलिए उसको पॉपुलरली मंडल कमीशन भी बोलते थे। और भाई इसमें जो है इन्होंने सारी रिकमेंडेशन बनाई, सब चीज़ हो गई। तो अब ये जो रिपोर्ट थी और रिकमेंडेशन थी, ये सारी कहाँ डिस्कस हुई, ये सारी पार्लियामेंट में डिस्कस हुई। ये सारी वही चीज़ें जो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ रखी है, क्लास 8 क्लास 7 इन सब में आप ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ऑब्वियसली बात है ना। बट आपका खाली रिविजन हो रहा है क्लास 8 9। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप लिखोगे नेक्स्ट क्या लिखोगे डियर स्टूडेंट, आप लोग नेक्स्ट यहाँ पे लिखोगे कि दीज रिपोर्ट्स एंड रिकमेंडेशंस वर डिस्कस्ड इन, ये कहाँ पे डिस्कस्ड हुई, पार्लियामेंट में। ठीक है, पार्लियामेंट। अब नेक्स्ट है, फॉर सेवरल ईयर्स मैनी पार्लियामेंट्रियंस एंड पार्टीज केप्ट द कमीशंस रिकमेंडेशन। तो भाई बहुत सारे साल तक जो पार्लियामेंट्रियंस थे और पार्टीज़ थी, उन्होंने जो है डिमांड करी कि भाई इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज कमीशंस रिकमेंडेशन, यानी कि इनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, जो भी कमीशंस द्वारा जो रिकमेंडेशन है दिए गई हैं, इनका इम्प्लीमेंट हमारे देश में होना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने जो है डिमांड करी। ठीक है भाई, ये जो रिकमेंडेशन है सही है, तो इसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सो देन केम द लोकसभा इलेक्शन इन 1989। तो फिर 1989 में देश में क्या आया, लोकसभा इलेक्शन आया। अब इसमें क्या हुआ, in this election manifesto the Janata Dal promised that if voted to power it would implemented the मंडल कमीशंस रिपोर्ट। ठीक है, तो जनता दल ने कहा कि भाई अगर आप लोग उनको पावर में लाओगे तो वो जो ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट है इसको सच में कंट्री में इम्प्लीमेंट भी कर देंगे। द जनता दल डिड फॉर्म द गवर्नमेंट आफ्टर द इलेक्शन। आफ्टर दिस इलेक्शन जो था, जनता दल ने जो 1989 के इलेक्शन से, इसके बाद जब वो जीत भी गए, ठीक है, तो उन्होंने जो है डिड फॉर्म द गवर्नमेंट, इस इलेक्शन के बाद में गवर्नमेंट बनाई, यानी कि मेजॉरिटी वोट से जीत गए। द लीडर जो VP सिंह थे वो प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, और उन्होंने सेवरल डेवलपमेंट टुक प्लेस आफ्टर डेथ, और उसके बाद फिर सेवरल डेवलपमेंट जो थे लिए गए। अब क्या क्या थे डेवलपमेंट, लेट अस सी। सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या लिख रखा है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया in his addresses to the parliament announced the intention of the government to implement the recommendation of the मंडल कमीशन। यानी कि जो प्रेसिडेंट है इंडिया का, उन्होंने एड्रेस करा पार्लियामेंट को, अनाउंस करा द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट की इंटेंशन बताएगी, गवर्नमेंट जो ये मंडल कमीशन का जो रिकमेंडेशन है इसको किस इंटेंशन से जो है इम्प्लीमेंट करवाना चाहती है, यानी कि प्रेसिडेंट ने अनाउंस करा। सेकंड क्या हुआ कि 6 अगस्त 1990 में डियर स्टूडेंट्स जो यूनियन कैबिनेट थी, उन्होंने जो है फॉर्मल डिसीजन, तो यूनियन कैबिनेट ने जो है फॉर्मल डिसीजन क्या करा, यूनियन कैबिनेट ने डियर स्टूडेंट कहीं ना कहीं फॉर्मल डिसीजन लिया ताकि जो ये रिकमेंडेशन है ये इम्प्लीमेंट की जा सके। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट डे जो प्राइम मिनिस्टर VP सिंह था, उन्होंने इन्फॉर्म करा पार्लियामेंट को अबाउट द डिसीजन थ्रू द स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट द्वारा पार्लियामेंट को डिसीजन के लिए इन्फॉर्म करा। फिर लास्ट क्या हुआ, डिसीजन
ऑफ द कैबिनेट वॉज सेंड टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, यानी कि पर्सनल ट्रेनिंग में ये डिसीजन जो है कैबिनेट का भेजा गया। तो जो सीनियर ऑफिसर्स थे डिपार्टमेंट के, उन्होंने एक ऑर्डर ड्राफ्ट करा, सीनियर ऑफिसर्स ने ड्राफ्ट करा ऑर्डर विद द कैबिनेट डिसीजन एंड टुक मिनिस्टर्स अप्रूवल, मिनिस्टर का अप्रूवल लिया। देन एन ऑफिसर साइन द ऑर्डर ऑन द बिहाफ ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ में वो ऑर्डर साइन किया गया। और दिस वॉज हाउ OM नंबर 360112/31/90 वॉज बॉर्न इन 13 अगस्त 1990। तो ये जो है इतनी सारी प्रोसेस जो है टुक प्लेस हुई है एक डिसीजन को लेने के लिए। सो आई थिंक नाउ डियर स्टूडेंट इट इज़ प्रिटी अंडरस्टूड दैट हाउ द डिसीजन इज टेकन प्लेस। तो डिसीजन मेकर्स द्वारा जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये हम लोग कवर करके ही जाएंगे आज, तो आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी यहाँ से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। सो लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, ठीक है। तो लोकसभा इलेक्शन डियर स्टूडेंट, लोकसभा इलेक्शन कब हुए थे? ऑफ 1989 में। तो इस इलेक्शन में क्या हुआ? जनता दल promised that if in power they implement the Mandal Commission's recommendations, ठीक है। ये लोग ने कहा कि भाई अगर हम पावर में आएंगे तो इनका जो रिकमेंडेशन है इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। सो आफ्टर द इलेक्शन जनता दल वन, ठीक है, जीत गए एंड फॉर्म्ड द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट इन्होंने फॉर्म करी। फिर क्या हुआ डियर स्टूडेंट? गवर्नमेंट फॉर्म करी तो इट्स लीडर VP सिंह बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। ये क्या हुआ? ये प्राइम मिनिस्टर बन गया, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बन गया। उसके बाद सेवरल डेवलपमेंट आए, जैसे सेवरल डेवलपमेंट आफ्टर दैट कौन कौन से थे? सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट क्या कह रहेगा, जो प्रेसिडेंट था इंडिया का, उन्होंने एड्रेस करा टू द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट एड्रेस टू द पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट अनाउंस्ड the intention of the government to implement Mandal Commission recommendations, ठीक है। सबसे पहला यही काम तो हुआ। सेकंड काम क्या हुआ इसके बाद ऑन 6 अगस्त 1990 में डियर स्टूडेंट्स द यूनियन कैबिनेट टुक अ फॉर्मल डिसीजन, ठीक है। तो जो 6 अगस्त 1990 में जो यूनियन थी, यूनियन कैबिनेट, उन्होंने एक फॉर्मल डिसीजन टुक करा टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन, ठीक है। फिर ये काम हुआ। इसके बाद क्या काम हुआ डियर स्टूडेंट? नेक्स्ट डे जो प्राइम मिनिस्टर थे, नेक्स्ट डे यानी कि 7 अगस्त को
प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह, इन्होंने क्या किया, इन्फॉर्म द पार्लियामेंट, इन्होंने इन्फॉर्म करा, इन्फॉर्म द पार्लियामेंट अबाउट दिस डिसीजन थ्रू अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट द्वारा बताया, थ्रू अ स्टेटमेंट, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ डियर स्टूडेंट, इसके बाद आपका क्या हुआ, द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट वॉज सेंड टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ठीक है। डिसीजन ऑफ द कैबिनेट was sent to Department of Personnel and Training, ठीक है। उसके बाद जो सीनियर ऑफिसर थे, द सीनियर ऑफिसर ऑफ डिपार्टमेंट drafted an order in line with cabinet decision, and took द मिनिस्टर्स अप्रूवल, मिनिस्टर्स का अप्रूवल लिया, ठीक है। एन ऑफिसर साइंड, फिर एन ऑफिसर, इसके बाद एक ऑफिसर ने क्या करा, साइन कर दिया, साइन द ऑर्डर ऑन द बिहाफ ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, साइन द ऑर्डर ऑन द बिहाफ of the union गवर्नमेंट, ठीक है, उनके बिहाफ में ऑर्डर साइन करा। तो इस तरह डियर स्टूडेंट, इस तरह जो है क्या बना आपका, ये ऑर्डर बना OM नंबर 36012/3190, ठीक है। मेरे को तो अब याद भी हो गया, इतनी बार ये नंबर देख लिया है, ठीक है। was born on 13 अगस्त 1990, 1990, ठीक है। इस तरह जो है ये ऑर्डर आया। तो अब आई थिंक ये प्रोसेस तो किसी को भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी सिंपल चीज़ थी, सबको क्लियर हो गई होगी। अब डियर स्टूडेंट, हम लोग जिस चीज़ की बात करने वाले हैं, ये चीज़ तो हो गई डियर स्टूडेंट ना, क्योंकि ये चीज़ हमने पढ़ ली अच्छी तरह से। तो मैं अच्छी तरह सर्कमटेंसेस आपको बताती हूँ कि ऑफिस मेमोरेंडम जो ऑर्डर था किस तरह से आया। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, जो गवर्नमेंट थी इंडिया की, उन्होंने अपॉइंट की थी एक सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, जो कि 1979 में अपॉइंट की गई थी। और ये जिसने हेड करा था वो था BP मंडल, तो इसलिए इसको पॉपुलरली हम लोग क्या कहते थे, मंडल कमीशन के नाम से जानते थे। फिर क्या हुआ, इस कमीशन से बोला गया था कि भाई आप लोग डिटरमाइन करो क्राइटेरिया, आइडेंटिफाई करो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को इंडिया में, और उनके लिए कुछ ऐसे स्टेप्स बताओ जिससे कि उनकी कंडीशन में एडवांसमेंट लाया जा सके, ठीक है। तो फिर इन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशन बताए, और इनमें से एक रिकमेंडेशन जो था वो ये था कि भाई 27% आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा इनको सिविल पोस्ट और सर्विसेज में, ठीक है। 1980 में कमीशन ने जो है रिपोर्ट दी थी, और उसमें जो एक रिकमेंडेशन था वो ये था। तो फिर डियर स्टूडेंट क्या हुआ, ये रिकमेंडेशन जो है वो डिस्कस्ड हुए पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट्रियंस और बहुत सारी पार्टियों ने कहा कि भाई हाँ, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कराना चाहिए हमारे देश में। तो कमीशन रिकमेंडेशन, उसके बाद फिर क्या हुआ, लोकसभा इलेक्शन है 1989 में। तो फिर लोकसभा इलेक्शन में क्या हुआ, जो जनता दल था, इलेक्शन मैनिफेस्टो, ठीक है, इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो जनता दल था, उन्होंने जो है प्रॉमिस करा कि भाई अगर हम लोग पावर में है तो हम लोग इस डिसीजन को जो है इम्प्लीमेंट करवा देंगे। तो फिर क्या हुआ डियर स्टूडेंट, फिर क्या हुआ, तो
फिर क्या हो, जनता दल जो है वो गवर्नमेंट उन्होंने बनाई और जो उनके लीडर थे वीपी सिंह वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो उसके बाद बहुत सारे डेवलपमेंट है। कैसा है, सबसे पहले जो प्रेसिडेंट थे इंडिया के उन्होंने एड्रेस करा पार्लियामेंट को और पार्लियामेंट अनाउंस कि भाई किस इंटेंशन जो गवर्नमेंट है इसको इम्प्लीमेंट कराना चाह रही है कि भाई ताकि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट है उनका जो है कहीं ना कहीं क्या हो जाए, थोड़ा सा डेवलपमेंट एडवांसमेंट हो जाए। दूसरा क्या है, 6 अगस्त 1990 को क्या हुआ, जो यूनियन कैबिनेट है वो जो है कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, उन्होंने फॉर्मल डिसीजन लिया, यूनियन कैबिनेट ने फॉर्मल डिसीजन लिया कि भाई इन इम्प्लीमेंट को जो है रिकमेंडेशन को जो है इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। जो नेक्स्ट थे जो प्राइम मिनिस्टर थे वीपी सिंह, उन्होंने जो है पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करा अबाउट द डिसीजन थ्रू अ स्टेटमेंट, ठीक है, इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा में भी करा और राज्यसभा में भी करा, ठीक है। उसका भी डिसीजन जो था कैबिनेट का वो जो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में भेजा गया, जहाँ पे डीएसएस सीनियर ऑफिसर्स ने जो है एक ड्राफ्ट करा ऑर्डर विद द कैबिनेट डिसीजन और मिनिस्टर्स अप्रूवल। उसके बाद फिर एक ऑफिसर ने साइन कर दिया ये ऑर्डर ऑन द बिहाफ ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। तो इस तरह से डीएसएस ये ऑर्डर फॉर्म हुआ था 13 अगस्त 1990, ठीक है। डीएसएस समझ में आ गया आप लोगों को ये क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नहीं ये चीज़। अब नेक्स्ट ईयर दिया है, फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स दिस वॉज द मोस्ट हॉटली डिबेटेड इशूज़ इन द कंट्री। हॉटली डिबेटेड इशू यानी कि बहुत ज़्यादा जिसको लोगों ने अटेंशन दिया था वो इशू ये जो है बन गया। कौन सा, यही वाला डीएसएन जो मैं आपको बता रही हूँ, ये 27% रिजर्वेशन वाला, ठीक है। हॉटली डिबेटेड मीन्स इट वॉज वेरी, ये जो इशू था काफ़ी देर तक जो है डिस्कशन में रहा, ठीक है। Newspapers, magazines were full of different views and opinions on this issue. It led to widespread protest and counter-protest, some of which were violent. तो इससे बहुत सारे ऐसे protest भी हुए जो violence भी थे. People reacted strongly because this decision affected the thousands of job opportunities. Some felt that existence of inequalities among the people of different castes in India नेसेसिटेटेड द जॉब रिजर्वेशंस, यानी कि सब लोगों में इतनी हिंसा क्यों फैली रही है। हिंसा इसलिए फैली क्योंकि भाई लोगों ने कहा कि अगर इस तरह 27 रिजर्वेशन आप लोग उन्हीं लोगों को दे दोगे तो हमारे लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटी ही नहीं बचेगी, है ना। तो सबको कुछ लोगों को ऐसा भी लगा कि भाई ये इनइक्वालिटीज़ जो एग्जिस्ट करती हैं इंडिया में उसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं उन्होंने मजबूर कर दिया है जॉब रिजर्वेशन देने के लिए, ठीक है। सो दे फेल्ट दैट दिस वुड गिव अ फेयर अपॉर्चुनिटीज़ टू दोज communities who so far had not adequately been represented in the government employment, यानी कि ये कहीं ना कहीं जो है उन लोगों को जो है अपॉर्चुनिटी देगा जो कि लोग अभी तक जो है गवर्नमेंट की जो सारी पोस्ट हैं उसमें कभी भी जो है उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है जॉब करने की, ठीक है। Others felt that this was unfair as they would deny the equality of opportunity to those who did not belong to backward communities, यानी कि और कुछ लोगों को ये भी लगा कि भाई अनफेयर है कि जो लोग बैकवर्ड कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करते हैं उनको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे अगर क्वालिफाई करना है, उनके बीच में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 27 रिजर्वेशन तो कम मार्क्स में भी उन कम्युनिटीज़ को मिल ही रहा है ऑलरेडी, है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ये जो है इक्वालिटी शो नहीं कर रहा है। दे वुड बी डिनाइड टू जॉब्स इवन दो दे could be more qualified. Some felt that this would perpetuate कास्ट फीलिंग्स अमंग द पीपल एंड हैम्पर द नेशनल यूनिटी, यानी कुछ लोगों को ये भी लगा कि भाई ये जो है कहीं ना कहीं कास्ट फीलिंग को जो है लोगों के बीच में और भी बढ़ाएगा और जो नेशनल यूनिटी को है उसको बिल्कुल ख़राब कर देगा, उसको तोड़ देगा, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी वोंट डिस्कस वेदर द डिसीजन वाज गुड और नॉट। ये चैप्टर डिसीजन वर्किंग और इंस्टीट्यूशन चैप्टर है, तो इसमें हम ये तो डिस्कस करेंगे नहीं कि भाई डिसीजन गुड था या गलत था या सही था, ठीक है। सो वी ओनली टेक दिस एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड हाउ द मेजर डिसीजंस आर टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन द कंट्री। ये जो डिसीजन डिसीजन हम लोग ने इसलिए देखा ये पूरा कंट्रोवर्सी वगैरह वाला जो डिसीजन है ताकि जो है हम समझ सके कि भाई मेजर डिसीजन इंडिया में एज अ कंट्री कैसे लिए जाए, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। एंड डियर जैसे अमूल है, अमूल ने भी यहाँ पे डाला था नो रिजर्वेशन फॉर दिस क्वार्टर, रिजर्व फॉर द आउटस्टैंडिंग बटर क्लासिक, ठीक है। तो द रॉयल टेस्ट, तो मतलब इन्होंने भी थोड़ा सा प्रोटेस्ट अपने पोस्टर द्वारा दिखाया था, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, ठीक है डियर। अब डियर नेक्स्ट क्या है, हु रिवॉल्व दिस डिस्प्यूट। अब ये डिस्प्यूट रिवॉल्व कैसे हुआ, क्योंकि अब हमने रिजॉल्व कैसे हुआ, क्योंकि अब थोड़ी बात कर ही लिया डिस्प्यूट की, तो वी शुड नो हाउ इट रिजॉल्व।
ठीक है। तो यू नो द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन द इंडिया सेटल द डिस्प्यूट अराइजिंग आउट इन द गवर्नमेंट डिसीजन। ठीक है, गवर्नमेंट डिसीजन में जो भी डिस्प्यूट्स आते हैं वो कौन रिजॉल्व करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, राइट। सम पर्सन एंड एसोसिएशन अपोज दिस ऑर्डर एंड फाइल्ड अ नंबर ऑफ केसेस इन द कोर्ट। तो कुछ एसोसिएशन लोगों ने तो अपोज कराई ऑर्डर और उन्होंने नंबर ऑफ केसेस और फाइल जो है कहीं ना कहीं कोर्ट में लगाई। दे अपील द कोर्ट टू डिक्लेयर द ऑर्डर इनवैलिड एंड स्टॉप इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो उन्होंने कोर्ट से अपील करा कि भाई आप लोग जो है इस ऑर्डर को जो है इनवैलिड डिक्लेयर कर दो और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है इसको रोक दो। तो सुप्रीम कोर्ट बंच ऑल दीज केसेस टुगेदर। तो इन सब केसेस को सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ हैंडल किया। दिस केस वॉज नोन एज इंदिरा श्वाने एंड अदर्स वर्सेस यूनियन इंडिया केस। ठीक है, तो ये जो है ये केस इन दोनों के बीच में लड़ा जाता है। ठीक है, 11 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हर्ड द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट उन्होंने सुने। एंड बाय द मेजॉरिटी सुप्रीम कोर्ट जजेस इन 1992 डिक्लेयर दिस ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज वैलिड। यानी कि फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये डिसीजन वैलिड ही कह दिया। उन्होंने दोनों साइड के डिसीजन सुने, उसके बाद उन्होंने ये बेसिकली डिसीजन को वैलिड कहा कि भाई हाँ ये सही है, इससे कुछ लोगों का अच्छा फ़ायदा हो रहा है जिनका पहले कभी भी उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। ठीक है, सो एट द सेम टाइम द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड गवर्नमेंट टू मॉडिफाई its original orders. It said that well-to-do persons among the backward classes should be excluded from getting the benefit of reservation. Accordingly, the Department of Personnel and Training was issued another office memorandum on 8 September 1993. The dispute thus came to an end and this policy had been followed since then. यानी कि DSR फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कहा कि अपने ओरिजिनल ऑर्डर को थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर दो। उनकी भी बात सुनी ना उन्होंने दूसरे साइड वाले लोग की, तो उन्होंने कहा कि भाई ये सेट दैट वेल टू डू पर्सन जो है बैकवर्ड कास्ट में जिनको अच्छा खासा वेल टू डू पर्सन है, पैसे वाले हैं जो कि आराम से जो है अपना सब कर लेते हैं या फिर जिनको एजुकेशन प्रोवाइडेड है ऑलरेडी, उनको जो है ये बेनिफिट से एक्सक्लूडेड करना है, यानी हटाना है, उनको ये बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए रिजर्वेशन का। ठीक है, तो इस तरह DSR जो डिपार्टमेंट था पर्सनल ट्रेनिंग का, उन्होंने जो है अनदर ऑफिस मेमोरेंडम जो है इशूड करवाया 8 सितंबर 1993 में। और ये जो डिस्प्यूट है ये एंड आ गया और जो पॉलिसीज़ है तब से जो है फॉलो हो रही। तो आई थिंक ये DSR आपको समझ में आ गया है। तो इस तरह DSR आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा, आज के सेशन में हमने पढ़ा अ गवर्नमेंट ऑर्डर एंड सेकंड द डिसीजन मेकर्स। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर thoroughly and you will definitely like the video, and for more such videos please subscribe my channel for your education and more such types of educational videos. So thank you so much dear students for watching the video, and we shall continue this chapter in our next session. Okay, so thank you so much for watching.